सिर्फ 2 हफ्तों में $800 से $350 मिलियन कमा लिए। FBI ने उसे गिरफ्तार किया तो उसने चौंका देने वाला इंकिशाफ किया। मैं 250 साल बाद के मुस्तकबिल से आया हूँ, लेकिन असल झटका तो तब लगा जब अदालत में पेश होने से पहले वो पुरस्कार तरीके से गायब हो गया। क्या वाकई टाइम ट्रेवल मुमकिन है या ये सब एक शातिर मंसूबा था? आज की वीडियो में आपको तफसील से बताएंगे। दोस्तों, मार्च 2003 में FBI ने 44 साल के आदमी एंड्रू कॉल्सन को अरेस्ट किया। अखबार में रिपोर्ट किया गया कि ये बंदा हद से ज्यादा लकी था। स्टॉक मार्केट की तारीख में शायद ही किसी ने इतने पैसे कमाए थे। इसने 2 हफ्ते के अंदर अंदर $800 इन्वेस्ट किए और वो $350 मिलियन बन गए। FBI को शक हुआ कि यहाँ पर कुछ तो स्कैम किया जा रहा है, फ्रॉड किया जा रहा है इसके जरिए, ये कोई इनसाइडर ट्रेडर होगा। लेकिन जब एंड्रो से पूछताछ की गई तो उसने जवाब दिया कि मैं एक टाइम ट्रेवलर हूँ। मैं 250 साल फ्यूचर से आया हूँ। मुझे पता था कि कौन सा स्टॉक यहाँ पर ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा, और सोच समझ के मैंने पैसे इन्वेस्ट किए थे, तभी ये रिजल्ट हुआ है। FBI ये सुनकर हैरान हो गया। FBI को लगा कि ये पक्का झूठ बोल रहा है और FBI ने सोचा कि हम प्रूफ करके दिखाएंगे कि ये बंदा झूठ बोल रहा है। लेकिन जब और जांच पड़ताल की गई तो पता चला कि दिसंबर 2002 से पहले कॉल्सन का कोई रिकॉर्ड ही नहीं था कहीं पर। इससे भी ज्यादा हैरान कर देने वाली चीज, 3 अप्रैल को कॉल्सन को कोर्ट में पेश होना था अपनी बेल हियरिंग के लिए, लेकिन अचानक से वो गायब हो जाते हैं और इसके बाद वो कभी नहीं दिखते। क्या वो सही में टाइम ट्रेवलर थे? क्या टाइम ट्रेवल सही में पॉसिबल है या सिर्फ ये फिल्मों में ही दिखाया जाता है? आज के इस वीडियो में इस टाइम ट्रेवल के टॉपिक को आइए गहराई से समझते हैं साइंटिफिकली। साल 1895 में राइटर H.G. वेल्स ने अपनी ग्राउंड ब्रेकिंग नॉवेल लिखी थी द टाइम मशीन नाम से। इसी के बाद ये टाइम मशीन लफ्ज मशहूर हुआ। एक ऐसी मशीन जो आपको वक्त में आगे पीछे लेकर जा सकती है, जिसके तहत आप टाइम ट्रेवल कर सकते हैं। हालांकि ये नॉवेल फिक्शन थी, कंप्लीटली साइंस फिक्शन थी, लेकिन इसी से ही इंस्पायर होकर कई फिलोसोफर्स और फिजिसिस्ट सोच में पड़ गए। टाइम ट्रेवल पर न सिर्फ सीरियस रिसर्च पेपर्स लिखे गए, बल्कि मूवी डायरेक्टर्स के जरिए ढेर सारी फिल्में भी बनाई गईं। अब देखा जाए तो एक्चुअली में टाइम ट्रेवल कैसे किया जाता है, इसके बेसिस पे इसे अलग अलग तरीकों में बांटा जा सकता है। पहले साइंस फिक्शन फिल्मों का ही इस्तेमाल करते हैं इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा बेहतर समझने के लिए। देखा जाए, टाइम ट्रेवल कई अलग अलग तरीकों का हो सकता है। पहला तरीका है वन वे ट्रेवल टू द फ्यूचर। फ्यूचर में टाइम ट्रेवल कर रहे हैं, लेकिन हम वहां से वापस नहीं आ सकते। ये वन साइडेड टाइम ट्रेवल है। इसका एग्जाम्पल हो गया इंटरस्टेलर फिल्म। यहाँ पर एक टाइम ट्रेवलर फ्यूचर में ट्रेवल करता है, लेकिन उसके खानदान वाले और बाकी लोगों की उम्र होती रहती है जब वो उनसे वापस मिलता है, या फिर उनकी वफात हो चुकी होती है। एक बंदा एक पॉइंट ऑफ टाइम से दूसरे पॉइंट ऑफ टाइम में इंस्टेंटली किसी टाइम मशीन का इस्तेमाल करके ट्रेवल कर जाता है। इसे कहते हैं इंस्टेंटेनियस टाइम जंपिंग। ये तरीका बैक टू द फ्यूचर फिल्म में दिखाया गया है। तीसरा एक तरीका हो सकता है कि टाइम ट्रेवलर स्टिल खड़ा है और टाइम उसके आसपास मूव कर रहा है। ये तरीका दिखाया गया फिल्म हु लेफ्ट थ्रू टाइम में और हैरी पॉटर प्रिजनर्स ऑफ अज़्काबान में। चौथा तरीका है स्लो टाइम ट्रेवल। ये सन 2004 की प्राइमर फिल्म में दिखाया गया है, जहां पर टाइम ट्रेवलर को बक्से में जाना पड़ता है और जो 1 मिनट वो बक्से में रहता है, उतने ही टाइम से टाइम पीछे चलने लगता है। तो अगर उसे 1 दिन पीछे जाना है तो उसे 24 घंटे तक इस बक्से के अंदर रहना पड़ेगा। और पांचवा हो गया लाइट की स्पीड पर ट्रेवल करके टाइम ट्रेवल कर जाना। ये दिखाया गया है 1979 की सुपरमैन फिल्म में, जहां पर सुपरमैन लाइट की स्पीड से ज्यादा तेज उड़ता है और टाइम में पीछे चला जाता है। अब सवाल ये उठता है कि इतने सारे टाइम ट्रेवल के कॉन्सेप्ट्स में से कौन सा तरीका आज के दिन एक्चुअली में करना पॉसिबल है? असली जिंदगी में कौन सा तरीका शायद आने वाले टाइम में पॉसिबल हो सकता है, और कौन सा तरीका एक्चुअली में कंप्लीटली इनसाइंटिफिक है, कभी पॉसिबल नहीं हो सकेगा। हैरान मत होइए, आपको शायद एक दफा देखकर लगे कि ये सारी ही चीजें बकवास हैं, साइंस फिक्शन है, बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। ये सच नहीं है। इनमें से बहुत सारी चीजें एक्चुअली में आज के दिन भी पॉसिबल हैं।
ब्रॉडली देखा जाए तो टाइम ट्रेवल दो टाइप के हो सकते हैं। एक है फ्यूचर में टाइम ट्रेवल करना यानी मुस्तकबिल में, दूसरा है पास्ट में टाइम ट्रेवल करना यानी कि माजी में। पहले हम फ्यूचर वाले टाइम ट्रेवल की बात करते हैं। फ्यूचर में टाइम ट्रेवल करने के जो साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन और थ्योरीज हैं वो एक्चुअली में निकल कर आई हैं एल्बर्ट आइंस्टाइन की थ्योरी और स्पेशल रिलेटिविटी से। टाइम डायलेशन का जो कॉन्सेप्ट है ये आइंस्टाइन ने इंट्रोड्यूस किया था। आइंस्टाइन से पहले ये माना जाता था कि टाइम एक कांस्टेंट चीज है, चाहे आप धरती पर हो, चाहे आप मार्स पर हो, चाहे आप ब्लैक होल के पास हो। टाइम एक ऐसी चीज है जो हमेशा कांस्टेंट चलती रहेगी। दुनिया के वन ऑफ द मोस्ट फेमस मैथमेटिशियन और फिजिसिस्ट आइजैक न्यूटन ने ये चीज कही थी। उनकी राय में स्पेस में चाहे आप किसी भी स्पीड पर उड़ रहे हो, चाहे किसी भी पोजीशन पर हो, फ्लो ऑफ टाइम हमेशा कांस्टेंट रहेगा। एल्बर्ट आइंस्टाइन वो पहले इंसान थे जिन्होंने कहा नहीं न्यूटन भाई साहब आप गलत हैं, टाइम कांस्टेंट नहीं होता, बल्कि टाइम एक नदी की तरह है। जैसे नदी में पानी बहता है, कभी कभी वो पानी आहिस्ता हो जाता है और कभी कभी एक नदी के अंदर इस पानी का बहाव तेज हो जाता है। ऐसे ही टाइम भी है। टाइम का जो फ्लो है कभी वो आहिस्ता हो जाता है तो कभी वो तेज हो जाता है। सही सुना आपने। आइंस्टाइन ने कहा था कि टाइम को एक्चुअली में स्पीड अप और स्लो किया जा सकता है डिपेंडिंग अपॉन स्पीड एंड ग्रेविटी। स्पीड अगर चेंज कर दी जाए और ग्रेविटेशनल फोर्स अगर चेंज कर दिया जाए, इसी चीज को कहा जाता है टाइम डायलेशन। जैसे आपकी आंखों में जो प्यूपल्स हैं वो डायलेट करते हैं, इसी तरीके से टाइम भी डायलेट करता है जब ऑब्जेक्ट की स्पीड बढ़ जाती है या फिर किसी ऑब्जेक्ट पर बहुत ज्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स लगती है। बेसिकली टाइम डायलेशन दो तरीकों से हो सकता है। पहला है स्पीड की वजह से। अगर आप एक ऐसे ऑब्जेक्ट में बैठे हैं जो बहुत तेज स्पीड से दौड़ने लगता है, मसलन कोई एरोप्लेन हो गया या फिर कोई स्पेसक्राफ्ट हो गया, तो जो चीज जितनी ज्यादा तेज स्पीड से जाएगी उतना ही टाइम उसके लिए स्लो हो जाएगा रिलेटेड टू एक ऐसा इंसान जो स्पीड से नहीं जा रहा। इसको अगर एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से समझाऊं तो मान लीजिए कि आपके पास यहाँ पर दो क्लॉक्स हैं, दो घड़ियां हैं। एक घड़ी को मैं अपने पास रख देता हूँ, जमीन पर ही रखे रहता हूँ। दूसरी घड़ी को मैं आपके साथ एक एरोप्लेन में भेज देता हूँ और वो एरोप्लेन पूरी धरती का एक चक्कर लगाता है और वापस आकर लैंड करता है। अब इन दो घड़ियों का अगर हम मवाजना करेंगे, पहले इन दोनों क्लॉक्स में सेम टाइम दिख रहा था, लेकिन अब जिस क्लॉक को आप अपने साथ एरोप्लेन में लेकर गए थे उसका टाइम कुछ नैनो सेकंड्स पीछे होगा। दोनों घड़ियां सेम टाइम नहीं दिखाएंगी क्योंकि एक घड़ी ज्यादा स्पीड से ट्रेवल कर रही थी तो उसमें काइनेटिक टाइम डायलेशन हुआ। अब ये चीज मैं कोई अपनी तरफ से बनाकर तो नहीं बोल रहा, एक्चुअली में एक ऐसा एक्सपेरिमेंट किया गया था साल 1971 में। एटॉमिक क्लॉक्स का इस्तेमाल किया गया था क्योंकि यहाँ पर प्रिसाइजली टाइम को मेजर करना था और एक्चुअली में देखा गया कि जो घड़ी एरोप्लेन में थी उसका टाइम जमीन पर मौजूद घड़ी से पीछे था। इसे कहा गया था हेफे-कीटिंग एक्सपेरिमेंट और इसने आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ टाइम डायलेशन को प्रूव कर दिया था। अब इसका मतलब ये नहीं है कि टाइम एक्चुअली में स्लो हो रहा था उस घड़ी के लिए जो एरोप्लेन में मौजूद थी, बल्कि इसका मतलब यह है कि टाइम एक रिलेटिव चीज है। हम अगर धरती पर बैठकर एरोप्लेन में मौजूद घड़ी को ऑब्जर्व कर रहे हैं तो हमारे रिलेशन में टाइम स्लो हो रहा है। हम इसे देख रहे हैं इसलिए टाइम स्लो हो रहा है। अगर जो इंसान एरोप्लेन में बैठा है, जो घड़ी एरोप्लेन में बैठी है, उसके लिए तो टाइम उसी तरीके से चले जा रहा है जैसे चलता रहता है। तो थ्योरेटिकली देखा जाए, अगर हम एक ऐसा रॉकेट बना सकें जो लाइट की स्पीड पर ट्रेवल करता हो और आप उस रॉकेट में बैठ जाएं और आप 10 साल तक स्पेस में रहें उसी रॉकेट में बैठकर जो उस स्पीड पर ट्रेवल कर रहा हो, और फिर जब आप वापस धरती पर आएं तो धरती पर आपको जो वक्त दिखेगा वो 9000 साल बाद का होगा। तो सीधी सादी जबान में कहूँ, अगर आप फ्यूचर में टाइम ट्रेवल करना चाहते हैं तो यह आज के दिन आप ऑलरेडी कर सकते हैं। ये चीज साइंटिफिकली आज के दिन मुमकिन है। बस प्रॉब्लम यह है कि कोई इतनी तेज स्पीड वाला एयरक्राफ्ट एग्जिस्ट नहीं करता। आप लाइट की स्पीड के करीब भी नहीं पहुंच सकते। लेकिन जैसे जैसे आने वाले टाइम में टेक्नोलॉजी और इम्प्रूव होगी, हम और ऐसे एयरक्राफ्ट, स्पेसशिप्स बना पाएंगे जो और तेज स्पीड से दौड़ सकें। ये चीज आहिस्ता आहिस्ता हकीकत बनती जाएगी। गेनेडी पेडल्का एक रशियन एस्ट्रोनॉट है। इनको फ्यूचर में सबसे ज्यादा टाइम ट्रेवल करने का क्रेडिट जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि ये वो इंसान है जो सबसे ज्यादा टाइम तक स्पेस में रहे हैं, यानी 879 दिन। और जब ये स्पेस में मौजूद थे तभी 28,000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से उड़ने लग रहे थे।
तो इस हिसाब से देखा जाए तो उन्होंने 0.02 सेकंड्स फ्यूचर में ट्रेवल कर लिया। जमीन पर मौजूद लोगों के कंपैरिजन में इनकी उम्र 0.02 सेकंड्स कम है। ये इतने यंग हैं। अब अगर आप ये सोचकर नाराज हो रहे हैं कि हमारे पास ऐसी टेक्नोलॉजी तो आ ही नहीं सकती जिसकी मदद से हम इतना तेज ट्रेवल कर पाएं, जिससे कि फ्यूचर में सिग्निफिकेंट तरीके से हम टाइम ट्रेवल कर पाएंगे, तो नाराज मत होइए, क्योंकि एक और तरीका है टाइम डायलेशन का जो आइंस्टाइन ने बताया था, और वो तरीका है ग्रेविटेशनल फोर्स का इस्तेमाल करके। अब जैसे स्पीड पर चलने से टाइम डायलेशन होती है, ऐसे ही ग्रेविटेशनल फोर्स से भी टाइम डायलेशन होती है। जहाँ पर ज्यादा ग्रेविटी, वहां पर उतनी ही ज्यादा टाइम डायलेशन होगी। ग्रेविटी के जरिए जो टाइम डायलेशन होता है उसे आपके लिए आइंस्टाइन ने बताया था कि इमेजिन कीजिए एक स्पेस टाइम का फैब्रिक है, एक तरीके का मैश सा इमेजिन कीजिए, जैसा इस फोटो में आप देख रहे हैं, और इस पर आप बॉल्स रख दीजिए। इन बॉल्स को आप प्लैनेटरी ऑब्जेक्ट समझ सकते हैं। जितनी भारी एक बॉल होगी उतनी ही ज्यादा ये मैश नीचे की तरफ फोल्ड होगी, और जितना ज्यादा मास एक बॉल में होगा, एक प्लैनेटरी ऑब्जेक्ट में होगा, उतनी ही ज्यादा ये मैश नीचे की तरफ फोल्ड होगी, उतना ही ज्यादा इसमें ग्रेविटेशनल फोर्स होगा। जैसे जमीन का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, जुपिटर ग्रेविटेशनल फोर्स जमीन से भी ज्यादा है। देखने को सूरज का ग्रेविटेशनल फोर्स जुपिटर से भी ज्यादा है। तो ऐसे ही स्पेस टाइम के फैब्रिक में आपको कर्व मिलता है, एक ऑब्जेक्ट है ग्रेविटेशनल फोर्स से। जितना ज्यादा आप एक ऐसे ऑब्जेक्ट के करीब आएंगे जिसमें जितना ज्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स है, उतना ही ज्यादा आपके लिए टाइम स्लो डाउन होता हुआ फील होगा। वक्त आपके लिए उतना ही आहिस्ता हो जाएगा। इस मैश में आप देख सकते हैं कि जितना ज्यादा आपके लिए कर्वेचर में स्टेप होता है कर्व, उतना ही ज्यादा टाइम आपके लिए स्लो डाउन हो रहा है। या आप इस विजुअलाइजेशन से एक अप्रोक्सीमेट अंदाजा लगा सकते हैं। तो इसका बेसिकली मतलब ये हुआ कि अगर आप फ्यूचर में टाइम ट्रेवल करना चाहते हैं तो कुछ वक्त गुजारिए जुपिटर के पास, या फिर सूरज के पास, या फिर एक ऐसे ऑब्जेक्ट के पास जिसके पास ग्रेविटेशनल फोर्स इससे भी ज्यादा हो, जैसे कि ब्लैक होल। ब्लैक होल के पास अगर आप रहेंगे तो वहां पर टाइम बहुत आहिस्ता गुजरेगा। और अगर आपको याद हो तो इसी कॉन्सेप्ट को एक्चुअली में भी दिखाया गया था। जो इसके मेन कैरेक्टर हैं वो ब्लैक होल के पास एक प्लेनेट पर उतरते हैं, और हर एक घंटा जो वहां गुजारते हैं उस प्लेनेट से बाहर लोगों के लिए वो 7 साल होते हैं। इतना टाइम डायलेशन हो रहा था इस फिल्म में ब्लैक होल की वजह से, जो कि साइंटिफिकली एक्यूरेट चीज है। एक्चुअली में ऐसा होगा, बस वो अलग बात है कि ये हम नहीं जानते ब्लैक होल के इतने पास रहकर कोई जिंदा रह पाएगा या नहीं रह पाएगा। ब्लैक होल्स के बारे में कहा जाता है कि वो पूरे यूनिवर्स के हैवीएस्ट ऑब्जेक्ट्स हैं, सबसे भारी ऑब्जेक्ट्स हैं, और ये भी कहा जाता है कि लाइट ब्लैक होल्स के पास जाकर बैंड कर जाती है। इस चीज को काफी थियोरेटिकल माना जाता था, लेकिन 3 साल पहले एक टेलीस्कोप ने एक्चुअली में ब्लैक होल की तस्वीर ली थी, और ये फोटो इवेंट होराइजन सबसे पहली फोटो खींचकर इसे प्रूव कर दिया। 10 अप्रैल 2019 को इंटरनेट पर काफी वायरल भी हुई थी, क्योंकि ये ब्लैक होल की पहली रेंडर्ड विजुअल इमेज है। एनीवेज, अब अगर हम टाइम ट्रेवल पर वापस आएं तो 2 तरीके मैंने आपको बता दिए हैं फ्यूचर में टाइम ट्रेवल करने के। पहला है कि स्पीड से ट्रेवल करें, और दूसरा किसी ग्रेविटेशनल ऑब्जेक्ट के बहुत करीब आ जाएं जिसके पास बहुत ज्यादा ग्रेविटी है, बहुत ज्यादा मास है। प्रैक्टिकली देखा जाए तो इसमें आपको एक और रियलिस्टिक एग्जांपल बताना चाहूंगा उस चीज का जो जीपीएस सैटेलाइट्स हैं। सैटेलाइट्स जमीन के बाहर चारों तरफ चक्कर लगाती रहती हैं, बहुत स्पीड से चक्कर लगाती हैं, और हमारे कंपैरिजन में धरती की ग्रेविटी से थोड़ा सा दूर भी है। तो इसलिए टाइम डायलेशन दोनों सेंस में हमें इन जीपीएस सैटेलाइट्स में देखने को मिलता है, और साइंटिस्ट को जो टाइम की कैलकुलेशन है इन सैटेलाइट्स के लिए करेक्ट करती रहनी पड़ती है इस टाइम डायलेशन की वजह से। अगर वो सैटेलाइट पर मौजूद घड़ी को करेक्ट नहीं करेंगे तो वो घड़ी कुछ और टाइम दिखाएगी, या धरती पर घड़ी कुछ और टाइम दिखाएगी, और फिर प्रॉब्लम्स हो जाएंगी जीपीएस की कम्युनिकेशंस में। अब इंटरेस्टिंगली दोस्तों, एक तीसरा तरीका भी है फ्यूचर में टाइम ड्राइव करने का, वो है क्रायोस्लीप, जो कई फिल्मों में दिखाई गई है। रिसेंटली पैसेंजर एक फिल्म आई थी, अगर आपको याद हो, जहाँ पर एक जहाज में बैठकर लोग ट्रेवल कर रहे होते हैं और वो फ्रीज होते हैं। वो क्रायोस्लीप में होते हैं, जहाँ पर महीनों तक, सालों तक इंसानों को एक ऐसी कंडीशन में रखा जाता है जहाँ पर वो एज ना करे, बस सोते रहें। अब ये एक साइंस फिक्शन चीज है, लेकिन रियलिस्टिकली नासा एक्चुअली में एक ऐसा चैम्बर बनाने की डेवलपमेंट कर रहा है जिसमें एस्ट्रोनॉट्स को एक माइल्ड हाइपोथर्मिया की स्टेट में रखा जाएगा, ठंडे एनवायरनमेंट में, जहां पर एस्ट्रोनॉट्स 2 हफ्ते तक लगातार सोते रह सकें, एक तरीके से हाइबरनेशन कर सकें।
कॉन्सेप्ट इसके पीछे यह है कि जब एक बॉडी को ठंडा रखा जाएगा तो केमिकल रिएक्शंस जो होते हैं वो काफी स्लो डाउन हो जाएंगे और इससे बॉडी की एनर्जी कंजर्वेशन भी होगी और एजिंग भी स्लो हो जाएगी। जापान में इस चीज को लेकर एक केस हुआ था जहां पर एक इंजर्ड आदमी 24 दिन तक बिना पानी और बिना खाने के जिंदा रहा था, जब उसकी बॉडी एक तरीके के हाइबरनेशन मोड में चली गई। इस आदमी की बॉडी का टेम्परेचर सिर्फ 22 डिग्री था। आमतौर पर अगर किसी इंसान की बॉडी इतनी ठंडी हो जाए ज्यादा देर के लिए तो वो शायद जिंदा नहीं बचेगा, लेकिन बाई चांस पता नहीं क्या मेडिकल हुआ यहाँ पर कि जब किसी और ने उसकी बॉडी ढूंढी तो यह आदमी न सिर्फ जिंदा बचा बल्कि इसने फुल रिकवरी भी कर ली इस मोड से। मेडिकल रिपोर्ट्स ने क्लेम किया कि कोई परमानेंट डैमेज नहीं हुआ था, इनकी बॉडी को जो ऑर्गन्स थे वो स्लो डाउन हो गए थे और ब्रेन भी इन हार्म था। तो क्रायो स्लीप एक ऐसी चीज है जिसे नासा या किसी और स्पेस एजेंसी के जरिए शायद आने वाले फ्यूचर में डेवलप किया जा सकता है। ये देखने वाली बात होगी, लेकिन एक चीज आपने नोटिस की होगी, अभी तक मैंने जितने भी तरीकों की बात की वो सब टाइम ट्रेवल इन टू द फ्यूचर थे। पास्ट का क्या हम रियलिस्टिकली पास्ट में टाइम ट्रेवल कर सकते हैं? हम पास्ट में अभी के लिए टाइम ट्रेवल तो नहीं कर सकते, लेकिन हम पास्ट में एक झलक जरूर देख सकते हैं, क्योंकि लाइट को ट्रेवल करने में काफी वक्त लगता है एक जगह से दूसरी जगह पर। मतलब लाइट की स्पीड काफी तेज है, लेकिन अगर हम लाइट ईयर्स की डिस्टेंस से बात करें तो लाइट को सालों लग जाते हैं कहीं ना कहीं ट्रेवल करने पर। तो अगर हम लाइट से पहले कहीं और पहुंच सके और वापस एक झलक देख सकें तो जो लाइट हमारे पास ट्रेवल कर रही होगी वो पुराने जमाने की होगी, पुराने वक्त की होगी। तो एक तरीके से हम पास में झलक देख सकते हैं। तो ये तो पीछे झलक देखना हुआ। क्या हम एक्चुअली में पास्ट में टाइम ट्रेवल कर सकते हैं? 28 जून साल 2009 में वर्ल्ड फेमस फिजिसिस्ट स्टीफन हॉकिंग ने एक पार्टी रखी थी यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज में। बैलून्स थे इस पार्टी में, शैंपेन थी, लेकिन इस पार्टी की खास बात यह थी कि हर कोई इनवाइटेड था लेकिन कोई आया नहीं। स्टीफन हॉकिंग ने कहा कि उन्होंने पार्टी रखी थी टाइम ट्रेवलर्स के लिए। अगर कोई फ्यूचर से टाइम ट्रेवलर यहाँ इस जमाने में प्रेजेंट में आया है हमारे पास तो वो इस पार्टी में वेलकम है। तो ये कॉमेडी सा एक्सपेरिमेंट ये प्रूव करने के लिए किया गया था कि पास्ट में टाइम ट्रेवल करना पॉसिबल नहीं है। अगर ये पॉसिबल होता तो आज के दिन हम देख सकते फ्यूचर टाइम ट्रेवलर्स को। कहाँ हैं वो लोग जो पास्ट में टाइम ट्रेवल कर रहे हैं? क्यों नहीं वो आज के दिन हमें दिख पाते? वैसे थ्योरेटिकली बात करें तो आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पास्ट में टाइम ट्रेवल करने को मना नहीं करती है। आइंस्टाइन ने कहा था कि इस स्पेस टाइम के मैश में अगर इतनी ग्रेविटेशन फोर्स लगा दी जाए कि ये जो बॉल आप देख रहे हैं ये बिल्कुल ही नीचे गिर जाए और इस मैश को फाड़ कर दूसरी तरफ से निकल जाए तो एक तरीके का वार्म होल क्रिएट हो जाएगा और इस वार्म होल का इस्तेमाल करके हम पास्ट में भी टाइम ट्रेवल कर सकते हैं। कहा जाता है कि ये करने के लिए एक एक्सट्रीमली पावरफुल ग्रेविटेशनल फील्ड चाहिए होगी जो शायद सिर्फ एक ब्लैक होल में मौजूद होती है। एक स्पिनिंग ब्लैक होल शायद इतनी ग्रेविटेशनल फील्ड जनरेट कर सकेगा कि स्पेस टाइम का कर्वेचर अपने आप में ही बैंड हो जाए, बैक ऑन इटसेल्फ। इससे क्लोज टाइम लाइक कर्व क्रिएट हो जाएगा जिसे CTC कहते हैं। आप डायग्राम से थोड़ा समझने की कोशिश कर सकते हैं, इमेजिन करने की कोशिश कर सकते हैं। नोबेल प्राइज विनिंग फिजिसिस्ट कीथ थॉर्न का कहना है कि एक्चुअली में छोटे छोटे वार्म होल्स हमेशा स्पेस में क्रिएट होते रहते हैं और गायब भी होते रहते हैं, लेकिन वो बहुत छोटे हैं, वो एटम से भी ज्यादा छोटे हैं और अगर हमें इनमें से निकलकर कहीं और जाना है तो हमें इन्हें किसी तरीके से खोलना पड़ेगा, बड़ा बनाना पड़ेगा, जिसके लिए बहुत ही ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। न सिर्फ नॉर्मल एनर्जी बल्कि नेगेटिव एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। नेगेटिव एनर्जी एक तरीके की एंटी ग्रेविटेशनल एनर्जी है जो स्पेस टाइम के फैब्रिक को रिपेल करेंगे। जैसे मैग्नेट्स की एक साइड एक दूसरे के खिलाफ जाते हैं, वैसे ही नेगेटिव एनर्जी इसके खिलाफ काम करेगी और इसी से ही वार्म होल को काफी देर तक खोले रखना और उसके अंदर से ट्रेवल करना पॉसिबल हो सकेगा। अब इस नेगेटिव एनर्जी को कहां से लिया जाएगा, कैसे बनाया जाएगा, ये भी एक और बहुत सोचने वाला सवाल है। ये पूरी चीज अभी तक सिर्फ एक थ्योरी है, लेकिन नोबेल प्राइज विनिंग साइंटिस्ट ने थ्योरी दी है तो कुछ तो मायने होंगे इसके। अब इससे सोचकर आपको लगेगा कि चलो पास्ट में टाइम ट्रेवल करना भी शायद थ्योरेटिकली पॉसिबल होगा, लेकिन जब हम पास्ट में टाइम ट्रेवल करने की बात करते हैं तो बड़ी रुकावटें आती हैं, कुछ बहुत बड़े ऑब्स्टिकल्स आते हैं हमारे सामने। मैं बात कर रहा हूँ पैराडॉक्स की, जैसे कि ग्रैंडफादर पैराडॉक्स है। ये पैराडॉक्स कुछ ऐसे हैं, मान लीजिए मैं टाइम ट्रेवल करता हूँ, पास्ट में जाता हूँ, माजी में जाता हूँ और मैं अपने परदादा को गोली से मार देता हूँ तो उनकी मौत हो जाती है। लेकिन अगर मेरे परदादा ही मर गए तो मैं कैसे पैदा हुआ?
मुझे जिंदा ही नहीं होना चाहिए, और अगर मैं पैदा ही नहीं हो पाता, जिंदा ही नहीं हो पाता, तो मैं उन्हें पास में जाकर मार कैसे पाता हूँ? इसकी क्या एक्सप्लेनेशन है? ये तो पैराडॉक्स हो गया। या तो मैं जिंदा हूँ या मैं जिंदा नहीं हूँ। ये चीज बहुत ज्यादा लॉजिक के अगेंस्ट जाती है। इसे एक्सप्लेन करने के लिए कुछ थ्योरीज दी जाती हैं, जैसे कि द थ्योरी ऑफ मल्टीवर्स। इस थ्योरी में कहा गया है कि एक बार जो हो गया वो एक यूनिवर्स में था, लेकिन जब आप टाइम में पीछे जाकर कुछ नया करेंगे तो वहां से एक नया यूनिवर्स क्रिएट हो जाएगा, नया मल्टीवर्स बन जाएगा यहाँ पर। तो अलग अलग यूनिवर्सेस में जहाँ पर अलग अलग चीजें हो रही हैं, इसी से ही रिलेटेड एक और पैराडॉक्स है, प्री डेस्टिनेशन पैराडॉक्स, जो कहता है कि जब मैं पास में जाऊंगा तो कुछ भी करूंगा, जो भी मैं करता हूँ इससे मेरा अभी का फ्यूचर बनता है। ये पैराडॉक्स कहता है कि चीजें ऐसी ही होनी थी, जो डेस्टिनी में लिखा गया था वैसा ही होगा। अब आप चाहे जितना भी पीछे जाकर इसे बदलने की कोशिश करें, एक्चुअली में जो भी आप बदलने की कोशिश करेंगे उससे जो भी हुआ है वो आपका प्रेजेंट है। कंफ्यूज हो रहे हैं तो मैं एक एग्जांपल से समझाता हूँ आपको। मान लीजिए आपके दोस्त का एक्सीडेंट हो जाता है और उसकी डेथ हो जाती है। विश नहीं करता कि ऐसा हो, लेकिन इमेजिन कीजिए कि ऐसा होता है और आपके पास टाइम मशीन होती है। आप टाइम में वापस जाते हैं और उस एक्सीडेंट को होने से रोकने की कोशिश करते हैं। लेकिन होता क्या है, एक्चुअली में आपके पास में जाने से आप कुछ ऐसा कर बैठते हैं जिसकी वजह से वो एक्सीडेंट एक्चुअली में होता है, और फिर आपको पता चलता है कि आप क्योंकि पास में गए थे, आपने कोशिश की इस एक्सीडेंट को होने से रोकने की, उसी की वजह से वो एक्सीडेंट हुआ है। इस कॉन्सेप्ट के बेसिस पर काफी फिल्में बनी हैं। 12 मंकीज, 2007 की टाइम क्राइम्स, 2009 की टाइम ट्रेवलर्स वाइफ और 2014 की प्री डेस्टिनेशन। तो ओवरऑल देखा जाए, पास में टाइम ट्रेवल करने पर काफी लॉजिकल प्रॉब्लम्स आएंगी या पैराडॉक्सेस आएंगे, जिसकी वजह से शायद वो कभी पॉसिबल ना हो पाए। लेकिन फ्यूचर में टाइम ट्रेवल करना आज के दिन भी पॉसिबल है, और आने वाले टाइम में और भी ज्यादा पॉसिबल होता जाएगा। और पास्ट में एक झलक देखना, वो भी आज के दिन पॉसिबल है। तो कई मायनों में टाइम ट्रेवल ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, और जो इंटरस्टेलर जैसी फिल्मों में दिखाया गया है वो चीज काफी हद तक सच भी थी साइंटिफिकली। अच्छा, वैसे उस एंड्रू पॉल्सन की स्टोरी का क्या? उसके बारे में तो मैंने कुछ बताया ही नहीं। जो वीडियो के शुरू में मैंने आपको कहानी बताई थी दोस्तों, वो एक्चुअली में एक स्टोरी थी जो पब्लिश की गई थी एक अखबार में, वीकली वर्ल्ड न्यूज नाम से। बाद में याहू न्यूज ने इसे प्रिंट किया और फिर और कई मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस ने स्टोरी को रिपोर्ट किया जैसे कि वो एक फैक्ट हो। लेकिन सच यही है कि वो कहानी एक्चुअली में एक सटायर थी, फर्जी खबर थी, जिसे सर्कुलेट किया गया था अखबारों में, और लोगों ने यकीन कर लिया कि वो सच्ची खबर होगी। लेकिन वो तो एक झूठी स्टोरी थी बेसिकली।